इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मलिक साजिद। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में बड़ी ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। उस शख्सियत का तारुफ करवाने से और उनसे सवालात करने से पहले मैं थोड़ी सी एक बात करता चलूँ। आज के हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है वो है हकीम शहजाद और नीलम अशरफ के जो इवेंट है, टिकटॉकर इवेंट, उसके लेट होने की असल वजह क्या है, उसके समरात क्या हैं और इन दोनों मामलात में कनेक्शन क्या था। और ये नाज़रीन बड़ा एक अहम आज हम मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं मोहतरमा नीलम अशरफ साहिबा, जो टिकटॉकर्स अवार्ड शो करवाती हैं, प्रमोटर हैं, टिकटॉकर्स को प्रमोट करती हैं और माशाल्लाह जो इनके इवेंट्स हैं वो जनूबी पंजाब की इस बेल्ट में और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में बड़ी एक अहमियत का हामिल है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैडम, माशाल्लाह बड़े अरसे के बाद आप इस तरह इंटरव्यू देते हुए हमें नज़र आ रही हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। मैडम मुझे ये बताएं कि 14 नवंबर को आपका इवेंट होना था। जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो बड़े इंतज़ार में थे, बड़ी उनकी एक फीलिंग्स थी कि 14 नवंबर को हम दोबारा उस शाम में इकट्ठे होंगे, वहाँ पर उनको अवार्ड्स भी मिलेंगे, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे और तमाम टिकटॉकर्स आपस में वहाँ पर गपशप भी करेंगे। लेकिन आपका प्रोग्राम लेट हुआ, उसको आपने बढ़ा दिया। इस मामले में और हकीम शहजाद की गिरफ्तारी और रिहाई, इन दोनों में कनेक्शन क्या है? असल कनेक्शन ये है कि जो उनकी मिसेस हैं उनके साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तो हकीम शहजाद साहब की जो गिरफ्तारी है तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जो असर है वो उनकी फ़ैमिली पे पड़ा और उनकी फ़ैमिली बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो मुझे नहीं लगा कि मेरी दोस्त इतनी परेशान हैं, दुखी हैं और इस सिचुएशन में मुझे इवेंट करना चाहिए। अच्छा, मतलब जो उनकी मिसेज हैं वो आपकी दोस्त भी हैं जी, उनके दुख को आप नहीं देख सकी और आपने इसको डिले कर दिया, ऐसे कहा जा सकता है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब वो रिहा हुए हैं हकीम शहजाद, माशाल्लाह बड़ा एक फेम कमाया उन्होंने और मेरे ख्याल पे जहाँ तक मेरा नॉलेज है गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा फेम कमाया, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको लाइक किया, उनके ऊपर वीडियोस बनाई और उनकी वीडियोस की जो सर्कुलेशन थी बहुत ज़्यादा हुई। जब वो रिहा के जब यहाँ से गए हैं तो पूरे मजमे में एक वाहिद खातून हमें नज़र आई जो उनको वेलकम कर रही है, जो उनको हार पहना रही है और जो उनके ज़्यादातर करीब थी टिकटॉकर्स में से, और वो आप थी। तो इस बारे में क्या कहेंगी, क्या मामलात हैं, क्यों इतना ज़्यादा करीब थी? मैं उनको वेलकम करने गई, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो वो बड़े मतलब एक पुरतपाक तरीके से उन्होंने भी मेरा वेलकम किया और बड़ा मुश्किल टाइम उन पे गुज़रा। तो इस वजह से मैं उनके पास गई, उन्हें वेलकम किया और दोबारा यही कहना चाहूँगी कि वहाँ जाने की वजह उनकी बड़ी मिसेस इरम हयात ही थी। अच्छा, मुझे बताएं, अभी आपने बात की बड़े पुरतपाक अंदाज में आपने उनको वेलकम किया और उन्होंने आपको वेलकम किया। इसी दौरान क्योंकि जब वीडियो शूट्स होते हैं, जब टिकटॉकर्स आपस में इकट्ठे होते हैं और जब वीडियो कैमरे चल रहे होते हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे लम्हात होते हैं जो कैद हो जाते हैं, लेकिन लोग उन लम्हात का जो नज़रिया है वो चेंज कर देते हैं, उसको गलत व्यू में लेके चले जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा वीडियो के अंदर के हकीम शहजाद ने आपको गले लगाने की कोशिश की। पुरतपाक जैसे एक होता है इंसान जब किसी मुसीबत से निकल के आता है तो जो उसके हमदर्द होते हैं, जो हमें एक तासुर नजर आया, लेकिन लोग उसके ऊपर गलत कमेंट्स भी कर रहे हैं। उस वाले से आप क्या कहेंगी? और उनकी बेगम भी वहाँ पर मौजूद थी, तो वो क्या सिचुएशन थी? उनकी बेगम बहुत अच्छे तरीके से मिली मुझे और हकीम साहब भी बहुत अच्छे तरीके से मिले, आप लोगों ने देखा सबने। और ऐसा है कि अपने काम में, अपनी फील्ड में मुझे आप मर्द ही समझें, तो जैसे वो बाकी मर्दों को वेलकम कर रहे थे, मिल रहे थे, उसी तरह से वो मुझे भी मिलने लगे। बस यही है। मतलब आपने कहा मर्द समझे, मतलब हकीम लोहा पार्ट नंबर 2 ये कह सकते हैं आपको? अल्लाह माफ करे। अब तो उन्होंने नाम भी बदल दिया है, वो कहते हैं जी लोहा पार्ट नहीं कहना, मुझे कहना है हकीम शहजाद 112। अब उन्होंने रख लिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हकीम शहजाद साहब के जितना भी ये मामला रहा 25 से 30 दिन का, जो उनका ये एक वो कहते हैं ना कि मुश्किल घड़ी थी जी, इस तमाम में जो इस गिरफ्तारी से पहले उनके साथ हर वीडियोस में नज़र आ रही थी दानिया शाह, जो उनकी सेकंड वाइफ हैं, सेकंड या थर्ड वाइफ हैं, आई डोंट नो, क्योंकि जो शोबिस के लोग या जो फेमस लोग होते हैं उनकी शादियां कितनी होती है पता ही नहीं होता।
तो दानिया शाह इस सारे मामले में 1 से 2 मरतबा नज़र आई है, उसके बाद वो नज़र नहीं आई, बिल्कुल मंजर आम से वो गायब रही। उसकी असल वजह क्या थी? और जहाँ तक हमारी एक इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि हकीम शहजाद की ज़्यादा दिन गिरफ्तारी, ज़्यादा दिन कैद में रहना, वो भी दानिया शाह की वजह से थी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? दानिया शाह पे लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे और शायद मेरा जो मानना है वो शायद इस वजह से मंजर आम से गायब रहीं। ये भी सच है कि उन्होंने उनके हक़ में कोई वीडियो नहीं बनाई और ज़्यादा जो एफ़र्ट की हकीम साहब के लिए वो उनकी बड़ी मिसेस ने की। यहाँ से उन्होंने जब वो जेल से रिहा हुए उन्हें गाड़ी पे पिक किया, ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके 400 गाड़ियों के मजमे में वो उन्हें घर तक खुद लेके गई बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ पे सुलह होने की वजह भी उनकी मिसेस बड़ी इरम हयात ही बनी, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दई थे रिक्वेस्ट की उनसे और उन्हें कहा कि हमारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लाइक जो भी चीज़ें होती हैं मिन्नत समाजत करके हकीम साहब की मिसेस की वजह से और बच्चों की वजह से ही सुलह हो पाई। अच्छा मैडम, ये बताएं, आप माशाल्लाह ऑर्गेनाइज़र भी हैं, टिकटॉकरों को भी आप प्रमोट करती हैं। ये हकीम शहजाद साहब के हवाले से जो इतनी एक टिकटॉक के ऊपर बड़ी अजीब सी सूरत हाल नज़र आ रही थी, कुछ लोग उनके अगेंस्ट वीडियोस बना रहे थे, ख़ास तौर पे मुजफ्फरगढ़ डीजी खां की साइड जो है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट वीडियोस बनाई। तो क्या समझती हैं कि उनको इस मामले के बाद ज़्यादा फेम मिला है, ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है? क्या समझती हैं, क्या आप कहेंगी इस पर? हकीम साहब जो हैं, मेरी उनसे ये तीसरी मुलाकात थी। जब मैं उनसे उनका वेलकम करने गई तो 3 मुलाकातों में मैंने उस बंदे को जैसा पाया वैसा शायद वो जैसे वीडियो में है वैसा नहीं पाया। उनकी वीडियोस होती थी ऐसी, ये बात भी मानने वाली है कि हम फैमिलीज़ में बैठ के नहीं देख सकते थे, ये फैक्ट था। हमें भी चिढ़ होती थी बाज़ औक़ात देख के, हमें भी बुरा लगता था, क्योंकि जनूबी पंजाब के टिकटॉकर्स का जब नाम लिया जाता है तो हम सब ही बीच में शुमार हो जाते हैं। हमें भी चिढ़ होती थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस बंदे में कोई बुराई है सिवाय अपनी ज़ुबान के। वो उनमें ज़ुबान मतलब एक बोल देना कुछ भी जो मुंह में आया फेमस होने के लिए, या जो भी उनकी सोच थी वो बोल देते थे। और उन्होंने अपने अगर दुश्मन भी बनाए तो ज़ुबान की वजह से बनाए। और जितने लोग मेरा ख्याल है उनसे मिलते हैं या मिलेंगे तो उनके फ़ैन ही होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं। और अब तो मज़ीद भी वो कहते हैं कि उनका 1122 नाम रखने का मकसद भी ये है कि मैं फ़लाही काम अब बहुत ज़्यादा करूँगा और जो है लोगों की, गरीबों की मदद करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उस दिन कलमा भर के कहा कि जो मेरे इस केस के मुद्दई हैं, मेरा उनके साथ कोई क्लैश नहीं है, मेरे दिल में उनके लिए कोई नफ़रत, कोई बुग़्ज़ नहीं है। तो अच्छे इंसान होते हैं जो माफ़ कर देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने उस इंसान में देखी, ये बड़ी बहादुरी की बात है कि वो इतने सारे लोगों में बैठ के कह रहा है कि मुझ में गलती थी, इसलिए मुझे ये इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। अच्छा, और अपनी गलती मानना बहादुरी है। अच्छा, अभी आपने बात की लोगों की मदद करने की, मैं थोड़ा सा प्रोग्राम से हट के सवाल ले रहा हूँ, प्रोड्यूसर साहब मेरे नाराज़ भी होंगे, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये सवाल आपसे करूँ। हकीम शहजाद साहब बड़े लोगों की मदद करते हैं, मस्जिदों के नलके लगवाए उन्होंने, बुज़ुर्गों को उन्होंने मंथलियाँ लगाई हुई हैं, जो बुज़ुर्ग वहाँ पर जो आस पास के मुख्तलिफ गाँव हैं वहाँ के जो लोग हैं, बेवाओं को उन्होंने बहुत सारी हेल्प की। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमने टिकटॉक पे भी देखी और हमने खुद भी विज़िट किया। तो इस हवाले से एक ऐसा इंसान जो लोगों की मदद कर रहा है, क्या समझती हैं उसको ये 20 से 25 दिन की जो सज़ा मिली है, कहीं पर कोई मगरूरी की सज़ा मिली या कहीं पर अल्लाह ताला ने उनको दिखाया कि नहीं तुम थोड़ा सा सीधा होके चलो? क्या समझती हैं इस हवाले से? जी, ये खुदा की तरफ से भी कहा जा सकता है उनके लिए झटका। शायद खुदा उन्हें सुधारना चाह रहे थे और इस लाइन पे लाना चाह रहे थे। और मेरे ख्याल से कि बहुत से लोग वो खुद तो कंट्रोल हुए हैं, लेकिन उनको देख के बहुत से टिकटॉकर्स, बहुत से इन्फ्लुएंसर ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपनी वल्गैरिटी को कंट्रोल कर लिया। और एक ऑर्गेनाइज़र होने के नाते मैं ये सोचती हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल होनी चाहिए थी, क्योंकि हम पाकिस्तान में कहीं भी जाके बैठते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आपके जनूबी पंजाब की फ़लाँ फीमेल टिकटॉकर्स या मेल टिकटॉकर्स इस तरह की वल्गर वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें हम सब की बदनामी होती है। और वैसे भी अगर आप स्टार हैं, आपको 4 लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपको शोभा नहीं देता। और अगर आप इस तरह की वल्गर गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर आप स्टार नहीं हैं। स्टार नहीं है।
जी बिल्कुल नाज़रीन, टिकटॉक जस्ट एक फ़न है, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों की उदासियाँ दूर करने के लिए, ना कि बेहयाई फैलाई जाए। अच्छा मैडम, मेरा आपसे सेकंड सवाल है, इसके बाद इंशाल्लाह आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे जो बड़ा अहम है और हमारे प्रोग्राम के लिए भी बड़ा अहम है, जिस इशू के, जिस मौजू के ऊपर हमने ये प्रोग्राम रखा। आजकल जो टिकटॉक है, जब भी जैसे भी आपने बात की, बेहयाई फैलाते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस बनती हैं फीमेल मेल जो बनाते हैं जो फैमिलीज़ के अंदर बैठ के नहीं देखी जा सकी, उसके ऊपर जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि FIA बड़ा एक्टिव है, FIA उसके ऊपर एक्शन ले रही है, FIA उसके ऊपर मुख्तलिफ अदवार के अंदर वो जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और शायद इसके बाद कुछ और टिकटॉकर्स को भी उठाया जाए, उनको गिरफ्त में लाया जाए। तो क्या समझती है ये चीज़ होनी चाहिए? अगर कोई टिकटॉकर गलत ज़बान, गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसके खिलाफ FIA की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या समझती हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इतनी जल्दी फैलने वाला नेटवर्क है, हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं। हम कितने साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल आगे हमारी मतलब न्यू जनरेशन इस तरफ आ रही है, तो बुरा तासुर जा रहा है। वो क्या लेके आएगी? हमें पूरी दुनिया में देखा जाता है और पाकिस्तान की, सिर्फ जनूबी पंजाब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की बदनामी है। इस चीज़ को कंट्रोल होना चाहिए था और इदारे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और मैं इदारों को अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ पे और मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब हकीम साहब भी अगर चेंज हुए तो हमें इस चीज़ की भी बड़ी खुशी हुई है। लाइक दूसरे टिकटॉकर्स हैं, कुछ टिकटॉकर्स को FIA की तरफ से नोटिस मिले, उन्होंने भी अपनी गलती की माफ़ी मांगी और इस चीज़ को कंट्रोल किया और उनको देख के हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों टिकटॉकर्स कंट्रोल हो गए। जी नाज़रीन, और टिकटॉकर्स तमाम दिल थोड़ा सा थाम लें, क्योंकि मैडम नीलम अशरफ वो पर्सनैलिटी हैं, वो हस्ती हैं जो आप तमाम लोगों को एक जगह, एक कूजे में बंद करती हैं, एक कूजे में इकट्ठा करती हैं और उसके बाद फिर आप लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं, गपशप भी करते हैं और एक दूसरे का हाल चाल भी पूछते हैं। वो लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया और स्क्रीन और मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो आमने सामने होते हैं, लाइव एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तो मैडम हमें ये थोड़ा बताएं कि लास्ट, अब क्योंकि अब हकीम साहब भी बाहर आ गए हैं, वो खुश भी हैं, वो अपनी फैमिली के साथ भी हैं और आपके इस इवेंट के साथ हकीम शहजाद का बड़ा एक अहम कनेक्शन था जो हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक है, वो आप खुद बता देंगी और हमें फाइनल डेट भी बता दें। हमारे टिकटॉकर्स के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल भी शहर वाली साइड पे उनकी आंखें लगी हुई हैं कि मैडम नीलम अशरफ कब अनाउंस करे डेट और हम उस इवेंट के में जाएं और अपने आप को वहाँ पर प्रमोट कर सकें। फाइनल डेट भी बता दें और हकीम शहजाद का आपकी इवेंट में किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी वो भी बता दें। मिसेस हकीम इरम हयात, उन्होंने बुटीक बनाई है गुलगश्त में, नज़्द गोरमे बेकरी, और उस बुटीक के रेफरेंस से उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया उसकी प्रमोशन के हवाले से। तो हम लोगों से भी स्पॉन्सर लेते रहते हैं। हकीम साहब के स्पॉन्सर्स करने पे इतनी सारी बातें और इतना सारा फेम, ये वो चीज़ें, खैर वो हमारे स्पॉन्सर्ड हैं अपनी मिसेस की बुटीक के हवाले से, उनका यही कनेक्शन था। बाकी उनकी तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं था इवेंट आगे करने का, ये मैंने उनकी मिसेस की मोहब्बत में किया। ठीक है, क्योंकि आपकी दोस्त थी इसलिए आपने फिर वो दोस्त की खातिर दोस्त ने कुर्बानी दी। डेट अनाउंस कर दें मैडम, क्या डेट है और टिकटॉकर्स आपके इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं? ऐसा है कि डेट हमने की थी इसकी 27 नवंबर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है और हमारे सुनने में आया है, आपने भी सुन लिया होगा कि आगे चल के कुछ स्मोक की वजह से थोड़े से मौसम चेंज है, लॉकडाउन है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इवेंट्स होते हैं सिक्योरिटी इदारों की परमिशन से होते हैं, लीगल होते हैं और लीगल इवेंट्स होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे जो गेस्ट, हमारे जो टिकटॉकर्स हमारे पास आ रहे होते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी प्योरिटी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और हमें चाहिए, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम कानून के दायरे में रह के करें। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि 27 तक हमें परमिशन हुकूमत अलाउ करे ये चीज़ें, तो मुझे लगता है कि हमारा ये इवेंट 15 दिसंबर तक जाएगा। अच्छा मैडम, अभी लगता है मैडम ये फाइनल डेट है, ये बता दें इसको। ये मैं 24 तक ही बता सकती हूँ। ठीक है, अगर लॉकडाउन खुल जाता है 24 तक तो हम 27 को इवेंट करेंगे, लाइक नहीं खुलता तो फिर हम 15 दिसंबर पे जाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मैडम नीलम अशरफ साहिबा, जिन्होंने काफ़ी सारी बातों से पर्दा भी उठाया जो इस वक्त टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे कई ऐसा रहियाँ चल रही थी हकीम शहजाद के हवाले से और इनके इवेंट के हवाले से। इवेंट की डेट भी तकरीबन इन्होंने क्लियर कर दी है, मौसम के हवाले
हवाले से और गवर्नमेंट की इजाज़त के मुताबिक ये इवेंट को सर अंजाम देंगी। और नाज़रीन, आखिर में ये ज़रूर कहता चलूँगा कि आप जब सोशल मीडिया पे और जब आप इस प्लेटफार्म पर आते हैं और जब आपको लोग देख रहे होते हैं, आपकी व्यूवरशिप बढ़ रही होती है, तो लोग आपसे मुतासिर होते हैं। आप जो भी काम करेंगे लोग उसको अपना आइडियल बना लेंगे, लोग उसी तरह करने की कोशिश करेंगे। तो खुदारा आप फेम की खातिर कुछ ऐसा ना करें जो हमारे माशरे में, हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में बेहयाई फैलाए और उनको गलत वे में लेकर जाए और उसके बाद उनके माँ बाप, उनके वालिदैन पछताएं। लिहाजा सही वे पे आएँ, पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव कंटेंट बनाएं और लोगों को सिर्फ इंटरटेन करें, लोगों को उनके जो उदास चेहरे हैं उन पर खुशियाँ बिखेरें, ना कि उनके चेहरों पर किसी और किस्म का कोई तासुर आए, और ख़ुद भी महफूज रहें और आवाम के लिए भी अच्छी दुआ को रखें। आपका मेज़बान मलिक साजिद इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।